राधे राधे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था यूपीएससी का ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है आपका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है। ठीक है। और उस सिलेबस में हमने उसको पासिंग परसेंटेज भी देखा था कि क्या पासिंग परसेंटेज है उस ऑप्शनल सब्जेक्ट का। और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का पासिंग परसेंटेज भी काफी अच्छा है, 10% तक का पासिंग परसेंटेज है उसमें। ठीक है। तो मैंने जैसे कि लास्ट क्लास में कहा था कि हम अब स्टार्ट करेंगे अपना जो सिलेबस है। सबसे पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर करेंगे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस में मैं सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से स्टार्ट करूंगी। ठीक है। तो बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके कवर है। अगर मैं नंबर में बताऊं तो दे आर 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आपके सिलेबस में कवर है। राइट। हम उन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कौन इशू करता है, इसके क्या बेनिफिट हैं, ये सब जानना और समझना, मतलब एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग इन सबकी होना बहुत जरूरी है। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो, दो वर्ड है, एक होता है अकाउंटिंग और दूसरा है स्टैंडर्ड्स। राइट, ये दो वर्ड हैं। एक बात और बता दूं, यहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं कोर्स को कवर करा रही हूँ। मुझे पता है कि अगर मतलब मुझे पता भी है और फिर भी अगर अच्छे से पढ़ा भी होगा उसके बावजूद भी एक लंबा टाइम निकल जाता है, आप बेसिक भूल जाते हो, या अगर आपको कुछ बेसिक पढ़ना है, ठीक है, या बेसिक क्लियर करने हैं, कुछ भी है, तो आप मेरे से 1-to-1 बेसिस पे क्लासेस ले सकते हो। लाइव क्लासेस मैं प्लान कर रही हूँ, राइट नाउ अभी मैं नहीं ले रही हूँ किसी की। अगर ऐसा कुछ है तब मुझसे जुड़ सकते हो। ठीक है। बैक हम अपनी फिर से टॉपिक पे आते हैं। नीचे नंबर मेरा फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कभी भी कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो उससे। ठीक है। चलिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, भाई हम सबको इतनी सी तो बात पता है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड करना। ठीक है, रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन। बहुत लेमन लैंग्वेज में बोल रही हूँ ना, सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शन तक लिमिटेड नहीं होती। लेकिन मैं अगर एक लेमन लैंग्वेज की बात करूँ बहुत सारे, तो अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। राइट, तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग है हमारे लिए। तो भाई फिर स्टैंडर्ड क्या है, यानी स्टैंडर्ड हमें बता रहा है कि इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। स्टैंडर्ड क्या बताता है, हाउ टू रिकॉर्ड। ठीक है ना, हाउ टू रिकॉर्ड, व्हेन टू रिकॉर्ड, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब हमें क्या देता है, स्टैंडर्ड। यानी स्टैंडर्ड हमें क्या बता रहा है कि भैया अकाउंटिंग कैसे करनी है, अकाउंटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें हमें क्या बता रहा है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड क्या है, एक गाइडेंस नोट की तरह है, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कि भाई कैसे अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, समझ में आ गया। किसी भी चीज को करने का स्टैंडर्ड होता है, भाई पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो वो रूल्स, वो गाइडलाइंस की तरह स्टैंडर्ड्स हमारे काम करते हैं। ठीक है, एक ब्रीफ में बात कर रही हूँ, बाकी हम सब पढ़े। अब आप बताओ मुझे ये स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ी, भाई क्या ये जरूरत थी स्टैंडर्ड की, वाई नहीं लाते स्टैंडर्ड। मेरा बिजनेस, मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहे रिकॉर्ड करूं। मुझे अपना प्रॉफिट निकालना है तो मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहे रिकॉर्ड करूं, प्रॉफिट निकालूं। क्या जरूरत है स्टैंडर्ड की। देखो, स्टैंडर्ड की जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था स्टैंडर्डाइजेशन। भैया स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए था कि नहीं, हम सबको पढ़ेंगे, राइट, चाहिए था कि नहीं। एक बात बताओ, आप कोई भी मैच देखते हो ना, आप जैसे क्रिकेट देखते हो, तो क्रिकेट का जो रूल इंडिया में लगेगा, ठीक है, वही रूल ऑस्ट्रेलिया में भी लगेगा, राइट, वही रूल पाकिस्तान में भी लगेगा, वही रूल इंग्लैंड में भी, यानी कंट्री कोई भी हो, ठीक है, सब कंट्री में क्रिकेट का रूल सेम है। क्योंकि सब कंट्री में क्रिकेट का रूल सेम है, तभी हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच आपस में गेम करा सकते हैं, तभी हम इनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं, तभी हम कह सकते हैं भाई टेस्ट मैच में इंडिया बेस्ट है, 2020 में इंग्लैंड बेस्ट है। भाई एक्चुअल रिजल्ट जो भी हो, मैं एक यहाँ एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, कि भाई इस फॉर्मेट में ये कंट्री बेस्ट है, या विराट कोहली बेस्ट आपका बैट्समैन है, या बुमराह बेस्ट बॉलर है। हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सबको हम एक ही स्टैंडर्ड पर मेजर कर रहे हैं, इसलिए हम कह पा रहे हैं कि ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं है। अगर ऐसा कोई स्टैंडर्ड ही ना हो, आपकी जो मर्जी हो, हर कंट्री अपने अपने मन से करे, तो क्या हो पाएगा, कंपैरिजन हो पाएगा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो पाएगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा।
स्टैंडर्ड लाना इसलिए जरूरी हो जाता है कि सब कोई क्या करे, एक जैसा काम करे, उसके बीच क्या हो, यूनिफॉर्मिटी हो, इसलिए हमें स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है। तो एक बेसिक चीज तो आपके दिमाग में मोटा मोटा क्लियर हो गया भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ रूल्स हैं जो बताते हैं कि अकाउंटिंग कैसे करनी है हर एक चीज की, पहली बात। और दूसरी जरूरत इसलिए ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए, ताकि हम कंपैरिजन कर सके, हम परफॉर्मेंस मेजर कर सके, इस सब चीजों के लिए जरूरत। तो भाई ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, अकेले चलो रे या एकला चलो रे पे कहानी आज के समय में नहीं चलती, हमें दूसरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, यानी हमें एक जैसे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, आओ तो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, क्या क्या स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। चलो चलो चलो, ओ हाँ, कौन सा कलर लूं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है रिटेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। क्या है? रिटेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। कौन इशू करता है? इशूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी ईच कंट्री। ये एक रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसको हर कंट्री की एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी क्या करती है, इशू करती है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द प्रिंसिपल्स। क्या है? आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम शॉर्ट में लिखते हैं एएस, और मैं यही लिखूंगी, एएस आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, एंड मेथड्स applying and methods of applying those principles। ठीक है, ये अकाउंटिंग का एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड बताना है। जैसे कि मैं आपसे एक एग्जांपल लेके बात करती हूँ, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या मतलब है। ठीक है, हम सबके बिजनेस में ना स्टॉक होता है। ठीक है, स्टॉक तो होता है और इस स्टॉक को हम वैल्यू भी करते हैं, राइट है, हम इससे क्या करते हैं, वैल्यू भी करते हैं। ठीक है, वैल्यू करते हैं। अब इस स्टॉक को वैल्यू जो अपन करते हैं, इसकी जो कॉस्ट हम निकालते हैं, उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, हम उसको मतलब जो वैल्यूएशन करते हैं हम स्टॉक का, वो हम किस पे करते हैं, हम करते हैं कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। ये तो हमने बता दिया, ये मैंने सिर्फ एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल बता दिया कि भाई स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट और एनआरवी पे होगा, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है, मतलब एनआरवी क्या होगी, एनआरवी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी वजह से स्टॉक की वैल्यू में जो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये सारी की सारी चीजें हमें कौन बताता है, ये सारी की सारी चीजें हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है, राइट। सारी की सारी चीजें कौन बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। ठीक है, ये तो सिर्फ बात हो गई कि स्टॉक को वैल्यू कैसे करेंगे, कॉस्ट या एनआरवी जो भी लोअर होगा उस पे करेंगे, ये तो आपने मुझे बता दिया। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बोलूं केक कैसे बनता है, केक बेक करके बनता है, ये केक बेक करके तो बनता है, लेकिन वो बेक किस टेम्परेचर पे होगा, कितने मिनट होगा, है ना, बहुत सारी चीजें, उसको अप्लाई कैसे करना है बेकिंग के प्रोसेस को, वो भी तो बताना जरूरी है। तो ये दोनों चीजें आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अगर ये नया समझ में आए तो केक का एग्जांपल समझ में हो जाएगा, या हमें वैसे भी आगे पढ़ना ही है, वहां आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
ये हो गया। अब भाई बात आती है कि इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है। अगर मैं बात करूं इन इंडिया, तो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? तो भैया इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट इशू करती है। किसके सपोर्ट से? गवर्नमेंट इशू करती है विथ सपोर्ट ऑफ एमसीए। एमसीए के सपोर्ट से करती है इन कंसल्टेशन with NFRA। NFRA के कंसल्टेशन। अब यहाँ पे दो बॉडी के नाम आ रहे हैं और मुझे पता है क्योंकि आप सभी यूपीएससी स्टूडेंट्स हैं, तो आप सबको पता होगा कि एमसीए क्या होता है। मे बी आप लोग अनअवेयर हो कि एनएफआरए क्या होता है। एमसीए होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये सब आप जानते होंगे। इसी तरह से एनएफआरए एक बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, ये अथॉरिटी आपके अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखती है, कॉर्पोरेट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखती है। ठीक है, तो इसकी कंसल्टेशन लेके गवर्नमेंट एमसीए के सपोर्ट से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में इशू करता है। तो अगर मैं क्विक रिवाइज करूं तो आपको ये समझ में पता चलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। सिंपली रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ रूल्स वगैरह बताए गए हैं, जो हमें सिर्फ स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी बताता है और साथ ही साथ उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी बताता है। अगर इंडिया में बात की जाए तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है विद सपोर्ट ऑफ एमसीए, लेकिन कंसल्ट वो करती है किससे? एनएफआरए से। ठीक है, एनएफआरए से। अब बात आती है कि भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन चीजों से डील करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन चीजों से डील करते हैं? कौन से ऐसे एस्पेक्ट है जिससे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करते हैं? तो भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करते हैं चार चीजों से। पहला होता है रिकॉग्निशन, दूसरा होता है मेजरमेंट, तीसरा होता है प्रेजेंटेशन और चौथा होता है डिस्क्लोजर। भैया रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज करना भी है बुक में कि नहीं करना है? ऐसा तो नहीं कि बुक में रिकॉग्नाइज ही नहीं करना, हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। मेजरमेंट, किस वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करना है? प्रेजेंटेशन, कैसे बुक में प्रेजेंट करना है? डिस्क्लोजर, उससे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं जो हमें अपने यूजर्स को बतानी है। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपसे एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल में डिस्कस करें, सोच समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल है। मान लो कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है, उन्होंने सेल करी थी 12,000 रुपए की मिस्टर वाई। ठीक है, ये जो सेल थी ना मिस्टर वाई को करी थी। अब क्या हुआ, जो मिस्टर वाई है इन्होंने क्या किया, पैसे दे दिए। ठीक है, पैसे दे दिए। उन्होंने कहा भैया पैसे इस 12,000 में से मान लो मिस्टर वाई ने क्या किया, 5,000 रुपए दे दिए। ठीक है, और कहा बाकी के पैसे मैं बाद में दूंगा। क्या कहा, बाकी के पैसे मैं बाद में दूंगा। मान लो ये सारी घटना हो रही थी 9 नवंबर 2024 को। ठीक है, 9 नवंबर 2024 को सारी घटना हो रही है, राइट। यानी कि 9 नवंबर 2024 को मिस्टर वाई ने बोला कि भाई ये 12,000 का सामान मैं तुमसे खरीदा, 5,000 रखो, 7,000 मैं दे दूंगा। 7,000 कब दूंगा, जब ये जो मिस्टर एक्स है, कब देंगे, जब ये मिस्टर एक्स जो है
वो गुड्स डिलीवर करेंगे, ठीक है ना, गुड्स डिलीवर करेंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। गुड्स डिलीवर किया क्या अभी मिस्टर एक्स ने? नहीं किया। मिस्टर वाई ने 5,000 रुपए दे दिए, तो क्या इस 5,000 को सेल मान लिया जाए? मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, करना है या नहीं वो एक अलग चीज है। क्या इस 5,000 को सेल मान लिया जाए? इस 5,000 को मैं सेल मान लूं? क्वेश्चन ये आता है, मान लूं, क्योंकि भाई मैंने तो अभी तक गुड्स डिलीवर नहीं किया। ये रिकॉग्निशन का क्वेश्चन, रिकॉग्नाइज करूं या ना करूं, है ना क्वेश्चन, मैं रिकॉग्नाइज करूं ना करूं, ठीक है। अब क्या था, मेजरमेंट। देखो अब इसी में मेजरमेंट कैसे आता है, मान लो, ठीक है, मान लो आगे क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने गुड्स को डिलीवर कर दिया। ये गुड्स मान लो 12 नवंबर को डिलीवर हो गया, ठीक है ना, 12 नवंबर को गुड्स डिलीवर हो गया। अब गुड्स डिलीवर होने के बाद बात आई कि भाई इसको मेजर करूं, ठीक है, सेल मान लूं कि नहीं। आप लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ, प्रॉब्लम हो गई। ये 5,000 को सेल मानूं कि नहीं, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है किसका, मेजरमेंट का। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, मेजरमेंट का, कि भाई सेल में सिर्फ 5,000 की मान के रिकॉर्ड करूं कि मैं 12,000 की रिकॉर्ड करूं, मेजरमेंट किस वैल्यू पे करूं। हो सकता है कि कोई डिस्काउंट प्रॉमिस किया हो तो, है ना। दूसरा, ये सेल को मैं प्रेजेंट कैसे करूं, बुक्स में दिखाऊं कैसे, बुक्स में कहां दिखाना है ना, बुक्स में कहां दिखाना है। अभी कहां दिखाना है के साथ साथ कैसे दिखाना है ना, दोनों चीजें। कहां दिखाना है मतलब मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाऊंगा या बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, है ना। तो भाई मैं तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाऊंगा, सेल है तो प्रेजेंटेशन, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी मुझे कैसे प्रेजेंट करना है वो भी एक सवाल है, ठीक है। डिस्क्लोजर, क्या इससे रिलेटेड कोई चीज मुझे अपने यूजर्स को बतानी है तो वो डिस्क्लोजर की। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज है जिससे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। और आप सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये 4 चीजें देखोगे ही देखोगे और पढ़ोगे ही पढ़ोगे, हर चीज, ठीक है। तो इन 4 चीजों से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है, ठीक है। रिकॉग्निशन का मतलब भैया ये चीज हुई भी है या नहीं हुई है, तो कितने अमाउंट पर हुई है, ठीक है। अगर इतने अमाउंट हुई तो मैं इसे बुक में कहाँ दिखाऊं और कैसे दिखाऊं, और इसके रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या मुझको डिस्क्लोज करनी है, यूजर्स को बतानी। यही 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं जिससे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है। अब आ जाओ बेनिफिट, किस पे आते हैं हम, आते हैं बेनिफिट। भैया बेनिफिट क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, बेनिफिट क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, ठीक है। आइए, मैंने एक तो आपको अभी बताया ही था, बताया था ना, बताया था, याद है। मैंने अभी अभी आपको स्टार्टिंग जब की थी तब मैंने आपको बताया था, राइट। बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स, क्या बेनिफिट होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैंने एक चीज क्या कहा था, सबसे पहले क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा। पहला, एक एक करके चलो हम लिखते हैं ना। पहला क्या होगा, देखो अकाउंटिंग में क्या है ना, एक ही चीज को करने के बहुत सारे तरीके हैं, राइट ना। अकाउंटिंग में एक ही चीज को करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि अगर मैं अभी इसे एग्जांपल की बात करूं, वैसे तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मना करता है इस 5,000 को आप सेल की तरह रिकॉर्ड नहीं कर सकते 9 तारीख पे, लेकिन मैं अपनी मर्जी से लाती, मैं कहती कि नहीं मैं तो रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है ना, तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं आता। तो एक ही चीज की अकाउंटिंग के बहुत सारे तरीके हैं, है ना, बहुत सारे तरीके हैं। तो उनको मिनिमाइज करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या करता है, मिनिमाइज करता है कि नहीं आप ऐसे ही काम करोगे, ठीक है। तो अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रोसीजर्स क्या हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, पहला। दूसरा,
रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल डिस्क्लोजर। क्या हो गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से एडिशनल डिस्क्लोजर देने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से क्या हो रहा है, एडिशनल डिस्क्लोजर देना पड़ रहा है, आपको एडिशनली बताना पड़ रहा है। पहले मान लो आप सिर्फ इतना बताते थे कि मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है 10 लाख रुपए का, लेकिन अब उस 10 लाख के स्टॉक में भी आपको ये बताना है कि वो जो 10 लाख का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है उसमें से कितना स्टॉक 6 महीने पुराना है, कितना स्टॉक 3 महीने पुराना है ना, और आपका कितना स्टॉक मतलब 1 साल पुराना है। ये सारी चीजें, ठीक है ना, ये सारी चीजें बताने का काम आपको करना पड़ेगा। ये क्या है, ये एक एडिशनल डिस्क्लोजर है। तो ये बता रहा है कि आपकी इन्वेंट्री का मूवमेंट कैसा है। क्या बताता है ये बताता है कि इन्वेंट्री का मूवमेंट कैसा है। 1 मिनट ना, हाँ, ये बताता है कि आपकी इन्वेंट्री का मूवमेंट कैसा है, कि भाई 6 महीने पुराना अगर स्टॉक 10 लाख के स्टॉक में अगर 6 महीने पुराना स्टॉक 6 लाख रुपए का या 7 लाख रुपए का, यानी आपकी इन्वेंट्री का मूवमेंट तो नहीं है, आपके पास बहुत सारा स्टॉक जो बहुत पुराना पड़ा हुआ है ना। तो ये क्या है, ये आपको बताता है, राइट। ये सारी चीजें एडिशनल डिस्क्लोजर के थ्रू आपको पता चलती है। उसी तरीके से अगर आपके पास डेटर है, भाई मुझे इस व्यक्ति से पैसा लेना है, तो ऐसे कितने डेटर्स है जो 3 महीने पुराने हैं, ऐसे कितने डेटर्स है जो 6 महीने पुराने हैं, ये भी आपको बताना होता है। तो इससे पता चलता है कि भाई आपके डेटर्स पैसे दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आपका पैसा फंसा हुआ है, एक्चुअली में तो आपके पास लिक्विडिटी ही नहीं है ना। तो एडिशनल डिस्क्लोजर से हमें बहुत सारी चीजें क्या होती है, पता चलती है, राइट। तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कारण होता है। दूसरा, comparability of financial statement। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंपैरेबिलिटी बढ़ती है। अब देखो, जो कंपैरिजन है ना वो 2 तरीके से होता है, एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर, ठीक है, इंटर और एक होता है इंट्रा। तो इंट्रा कंपैरिजन क्या होता है बच्चों, इंट्रा कंपैरिजन होता है, बहुत आसान शब्दों में बोलूं, खुद से तुलना, खुद से तुलना, ठीक है, या और इंटर क्या होता है, दूसरों से तुलना। ठीक है ना, जैसे कि एक कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। अब एक्स प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रही है, अपने 2023 और 2024 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपस में क्या कर रही है, कंपेयर कर रही है। इन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपस में कंपेयर कर रही है, ठीक है ना। इस कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं, इस कंपैरिजन को हम बोलते हैं इंट्रा कंपैरिजन, ठीक है, इंट्रा कंपैरिजन। वहीं अगर मैं बात करूं कि एक्स प्राइवेट लिमिटेड और एक वाई प्राइवेट लिमिटेड, जिसके 2024 का स्टेटमेंट है, इसका भी 2024 का स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर किए जाएं तो मैं इसको क्या बोलूंगी, इसको बोलूंगी मैं इंटर कंपैरिजन, क्योंकि ये दूसरों से तुलना हो रही है। क्या हो रही है, दूसरों से तुलना हो रही है। इंटर कंपैरिजन में हम खुद से तुलना करते हैं, इंटर कंपैरिजन में हम दूसरों से तुलना करते हैं, ठीक है ना। और ये आसान क्यों हो जाता है कंपैरेबिलिटी, वो इसलिए कि हमने सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हो, हम एक पर्टिकुलर तरीके से ही अपने ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं आज मेरा मन कुछ है तो कुछ किया, कल मेरा मन कुछ है तो कुछ किया। अगर सब अपने अपने मन की करेंगे तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, है ना। सब अपने अपने मन की करेंगे तो कंपैरिजन नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया था ना, क्रिकेट के केस में क्या है, सब एक ही तरह का स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन सारी कंट्रीज फॉलो करते हैं, इसीलिए हम इंडिया की परफॉर्मेंस को किसी भी कंट्री से कंपेयर कर सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। बट जब हम अलग अलग करेंगे तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे ना परफॉर्मेंस का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंपैरेबिलिटी बढ़ जाती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी आ जाती है।
जिसकी वजह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि सब एक ही तरह से अपने ट्रांजेक्शन्स को, अपने इवेंट्स को बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, राइट। चलिए एक पॉइंट आता है लास्ट, क्रिएटिव अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो क्या होता है, वो घट जाता है। क्रिएटिव अकाउंटिंग, अब बात आती है भाई क्रिएटिव अकाउंटिंग भला क्या है। क्रिएटिव अकाउंटिंग भला क्या है? क्रिएटिव अकाउंटिंग क्या होता है कि भाई एक सिंपल सी बात बता रही हूँ, आप सबका समझ, ये दो स्कूल है, समझना, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मान के चलो, ठीक है। एक स्कूल ए है, राइट, और एक स्कूल बी है, ये दोनों स्कूल है, राइट। एक स्कूल ए है, एक स्कूल बी है, और कोई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 50% से ऊपर आएगा तभी बच्चों को पास माना जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, सबकी अपनी अपनी मर्जी चल रही है। अब क्या हुआ, स्कूल ए में बच्चों के जो ये आए, ज्यादा स्टूडेंट से कम मार्क्स आए, मोस्टली स्टूडेंट जो थे वो उनके नंबर जो आए, मान लो वो आए 40 से 45% के बीच, और यहाँ मोस्टली स्टूडेंट ने स्कोर किया था अबव 60%, ठीक है, अबव 60%। यहाँ मोस्टली स्टूडेंट 40 से 45% मार्क्स लेके आए थे स्कूल ए में, और स्कूल बी में अबव 60%। अब स्कूल ए को लगा कि भाई अगर ऐसी चीज, अगर मुझे ये दिखाना है कि मेरे स्कूल में बच्चे ज्यादा पास हुए, मेरे स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, ये हुआ, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना पासिंग परसेंटेज घटा दिया। इन्होंने कहा भाई मेरा पासिंग परसेंटेज जो है ना, वो मेरा पासिंग परसेंटेज है 35%। 35% से ऊपर जितने स्टूडेंट है सब पास, तो इनका पासिंग परसेंटेज क्या हो गया, बढ़ गया। अब इनका पासिंग परसेंटेज क्या था, इन्होंने कहा भाई पासिंग परसेंटेज जो हमारा है वो तो 55% है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ इस नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा फेल हो गए। अब आप एक बात बताओ, ये क्या है, क्रिएटिविटी ही तो है भाई, पासिंग परसेंटेज घटा दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा पास हो जाएंगे, तो हमारा पासिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक फेवरेबल रिजल्ट है। अंदर की बात किसी को नहीं पता, न्यूज़पेपर में तो सब इतना आया कि स्कूल ए में पासिंग परसेंटेज गया 99.99% और स्कूल बी का पासिंग परसेंटेज गया 95%, बट ये ज्यादा जेन्युइन है ना, ये कम जेन्युइन है। लेकिन बाकी तो नहीं पता कि स्कूल वाले अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं, वो तो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ लिया उनने, है ना, तो उससे क्या हुआ, आपने फेवरेबल रिजल्ट प्रोड्यूस किया। अकाउंटिंग में भी ना सेम चीज होती है, मैं एग्जांपल हटा रही हूँ, आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आएगा। अकाउंटिंग में भी क्या है ना, सेम चीजें होती है, बिल्कुल सेम चीजें, बिल्कुल सेम चीजें होती है अकाउंट। तो ये क्या है, इसको लिखते हैं, इट रेफर्स टू ट्विस्टिंग और विंडो ड्रेसिंग, है ना, जो कहते हैं ना विंडो ड्रेसिंग किया गया है, या ट्विस्टिंग ही रहने दो, कंफ्यूजन ना हो जाए, ट्विस्टिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी to produce more favorable financial statement। भैया हमें जो ये दिखाना है कि मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ज्यादा बेहतर है, इसके लिए मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी को क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिएटिव अकाउंटिंग, ठीक है। तो अभी की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और उसके साथ ही एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बड़ा टॉपिक है, मे बी हम उसको अगली क्लास में कवर करें, बट आज की क्लास में इतना है, ठीक है। वीडियोस मैं छोटे बना रही हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें और समझ सकें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल।